Hello बच्चों, let's read the question. It says an ideal inductor of 5 by pi Henry inductance is connected to a 200 volt 50 Hz AC supply. Part A, calculate the root mean square and the peak value of current in the inductor. Part B, what is the phase difference between the current through the inductor and applied voltage? How will it change if small resistance is connected in series with the inductor in the circuit? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इंडक्टर है और उसकी इंडक्टेंस दी गई है और 200 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की गई। हमें पार्ट ए में रूट मीन स्क्वायर और पीक वैल्यू कैलकुलेट करनी है करंट की। सो पार्ट ए देखते हैं सबसे पहले। इसमें जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट IRMS और इसका रिलेशन फर्स्ट ये देखेंगे, फिर देखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट, RMS एंड I पीक। ठीक है, सो पहले हम डिफाइन करेंगे कि रूट मीन स्क्वायर करंट क्या होता है। तो IRMS जो है, अगर रूट मीन स्क्वायर करंट या वोल्टेज को हम यूज करते हैं AC सप्लाई में, या AC सप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज से या करंट से, तो ये डिनोट करता है कि ये सेम पावर डिलीवर करेंगे जितना एक DC सप्लाई डिलीवर करता। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं, जैसे कि 120 एम्पियर जो है, 120 एम्पियर जो है वो IRMS वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और IDC वैल्यू दे रखी है, IDC वैल्यू भी दे रखी है, लेट्स से 120 एम्पियर। तो इसके थ्रू जो हम AC पावर कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्या होगी, I²R। सो इसके थ्रू जो AC पावर कैलकुलेट होगी और इसके थ्रू जो DC पावर कैलकुलेट होगी वो सेम होगी। देखिए, रूट मीन स्क्वायर जो नॉर्मली जो करंट होता है, AC करंट, वो फ्लक्चुएटिंग होता है, साइनोसॉइडल होता है। तो अगर हम करंट का डायग्राम, करंट की इस तरीके से वेव ड्रॉ करें, तो I ऑफ t वर्सेस टाइम, तो ये इस तरीके का साइनोसॉइडल वेव आएगा और हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं I ऑफ t इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। ठीक है, तो ये जो है हर एक पॉइंट पे वेराई कर रहा है टाइम के साथ। तो इस करंट वेराई कर सकता है, वोल्टेज वेराई कर सकता है, क्योंकि ये AC है, इसके पास एक फ्रीक्वेंसी है और हर फ्रीक्वेंसी पे इसकी एक अलग वैल्यू है, लेकिन पावर जो है वो फ्लक्चुएटिंग नहीं होनी चाहिए। सो पावर फ्लक्चुएटिंग ना हो, इसके लिए हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यूज करते हैं। और अगर कहीं पे भी करंट या वोल्टेज की वैल्यू रूट मीन स्क्वायर में दे रखी है, तो वो सेम पावर डिलीवर करेगा जितना एक DC सोर्स डिलीवर करता। ठीक है, अब रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन IRMS एंड IDC, I peak। ओके, सो लेट्स से जो हीट है, हीट क्या है, एनर्जी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज पावर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, I²R। ठीक है, तो dH/dt इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t का होल स्क्वायर इंटू R। सो dH इज इक्वल टू I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू R dt। अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, फ्रॉम द इंटरवल 0 से t/2 और यहाँ पे 0 से h। सो h इज इक्वल टू I0 स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 R dt, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t/2। सो h इज इक्वल टू I0 स्क्वायर, R कॉन्स्टेंट है, इन्हें हम बाहर ले सकते हैं और 2 भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t/2, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी dt।
सो आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 और 1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी इस टी बाई 2 माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से टी बाई 2। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 टी बाई 2 माइनस साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ टी बाई 2 हम रखेंगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी और ओमेगा टी की जगह अब आप रखते हो 0 से टी बाई 2 तो वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा टी बाई 2। ओमेगा की वैल्यू खोलोगे तो 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, टी से टी बचा क्या पाई। तो साइन पाई क्या होता है 0 और यहाँ पे जब आप 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा की जगह मैंने लिख दिया 2 पाई बाई टी और टी की पहली वैल्यू टी बाई 2 रख दी माइनस साइन ओमेगा, यहाँ पे डिवीजन में ओमेगा आएगा साइन ओमेगा 0 डिवाइडेड बाय ओमेगा। सो 0 पे ही पूरा टर्म कैंसिल, साइन 0 0 होता है, यहाँ पे पाई आ जाएगा तो साइन पाई इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हीट क्या आ जाएगी आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी बाई 2। सो अगर हम इसे कंपेयर करें जो हीट इन जनरल अगर हम लिखते हैं आई नॉट पीक वैल्यू डीसी के टर्म्स में आई नॉट के टर्म्स में तो क्या होती है एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2 फॉर द हाफ टाइम पीरियड। और इसको अगर हम कंपेयर करें लेट्स से आई आर एम एस के टर्म्स में अगर हम लिखते तो और ये क्या होता है आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी बाई 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 के इक्वल है, राइट। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2। तो ये आ जाएगा रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर एंड पीक वैल्यू। अब क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि जो वोल्टेज है वो क्वेश्चन में हमें वोल्टेज दी गई है 200 वोल्ट और इंडक्टेंस दिया गया है 5 बाई 5। तो वोल्टेज कितनी है 200। ये जो वोल्टेज है ये रूट मीन स्क्वायर वाली होगी। जब भी आप रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज देखते हो या करंट देखते हो तो वो इफेक्टिव वैल्यूज ऑफ करंट और वोल्टेज होती है और जनरली हम रूट मीन स्क्वायर के टर्म्स में ही वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इंडक्टेंस क्या दिया गया है 5 बाई 5 हेनरी। फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 50 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हो 2 पाई एफ यानी कि 100 पाई रेडियन आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है पार्ट ए में रूट मीन स्क्वायर और पीक वैल्यू निकालनी है करंट की। सो रूट मीन स्क्वायर तो डायरेक्टली डिवाइड करके आ जाएगी वोल्टेज विच इज इन आरएमएस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब यहाँ रेजिस्टेंस तो क्या होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, सो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो ये हो जाएगा 100 पाई और 5 बाई पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 500 ओम। ओके, सो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस जो कि कितना है 200 वोल्ट डिवाइडेड बाय 500, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 बाई 5 एम्पियर। और अगर इसका आई पीक वैल्यू निकालेंगे तो आई नॉट आर एम एस क्या होता है आई नॉट बाय रूट 2, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आर एम एस को तो हमारे पास क्या आ जाएगा आई नॉट आ जाएगा, आई पीक आ जाएगा,
ठीक है, दिस इज पीक वैल्यू। सो ये हो जाएगा √2 टाइम्स 2/5 एम्पियर। तो हमारे पास IRMS की वैल्यू क्या आई है 2/5 जो कि है 0.4 एम्पियर, और I पीक और I नॉट इक्वल टू √2 टाइम्स 2/5 जो कि कितना होगा 0.57 एम्पियर। सो ये हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी देखते हैं। तो यहाँ पे जो पार्ट बी है वो ये कहता है कि फेज डिफरेंस बताना है करंट में, करंट और अप्लाइड वोल्टेज में इंडक्टर के केस में, और ये किस तरीके से चेंज होगा अगर हम इसे इस सर्किट में एक छोटा सा रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दें। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर को सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है, इसी सप्लाई से, ठीक है। तो यहाँ इस केस में जो कोई भी किसी भी तरीके का अगर चेंज होता है करंट में, हम फ्लक्स कैसे देते हैं, वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज I dl/dt, सॉरी L di/dt, राइट। ये वोल्टेज है अक्रॉस इंडक्टर। सो ये क्या है, इंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे, यानी इंस्टेंटेनियस करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर करंट इंक्रीज होता है तो इंडक्टेंस क्या करता है, इंडक्टर क्या करता है, उस करंट को अपोज करता है बाय लेंस लॉ। और अगर करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है तो बाय लेंस लॉ इंडक्टर जो है एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस करता है जिससे करंट डिक्रीज ना हो। तो वो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट और इंडक्टर ये वोल्टेज कंस्टिट्यूट करते हैं, और इसी वजह से इसके अक्रॉस जो करंट का वेरिएशन है इसमें फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सो अगर हम इसकी वेव प्लॉट करें, लेट्स से वोल्टेज वर्सेस वोल्टेज और करंट का दोनों सेम प्लॉट अगर हम यहाँ पे शो करें, ये वोल्टेज है, ठीक है, और करंट भी सेम एक्सिस पे ड्रॉ कर दें कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब करंट वोल्टेज एक हाईएस्ट पीक पर है अक्रॉस द इंडक्टर, जब करंट बिल्कुल जीरो हो गया, और जब वोल्टेज जीरो है तो करंट क्या है, मैक्सिमम पे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है, ये जो फेज डिफरेंस होगा इनके बीच में कितना होगा 90 डिग्री। तो अगर हम फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो नेगेटिव में यहाँ पे करंट होगा और इस पॉइंट पर होगी वोल्टेज। तो ये इन दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि करंट जो है वोल्टेज से लैग करता है बाय 90 डिग्री, और वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। सो हम ये कह सकते हैं वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। ओके, अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें कहा गया है कि अगर इंडक्टर के साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया जाए और इन दोनों को एसी सप्लाई दी जाए, तो ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टर है, वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, तो इनका फेज डिफरेंस कैसे चेंज होगा। तो अगर हम देखें इम्पीडेंस क्या होगा इस केस में, R प्लस j ओमेगा L, राइट। सो यहाँ पे अगर हम एक प्योर रेजिस्टिव क्वांटिटी है, एक रियल क्वांटिटी है जो कि रेजिस्टेंस है, और एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। तो इस केस में अगर हम फेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स इमेजिनरी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय रियल क्वांटिटी। तो फेज क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी इज ओमेगा L डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या दी गई है 5/5 हेनरी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो दी गई है वो है, रेजिस्टेंस इसमें नहीं दिया गया है, तो मे बी यहाँ पे मे बी यही आंसर सही रहेगा, पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L बाय R। ये जो पाई होगा ये 0 से π/2 के बीच में होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।